जी हां, तो करेंगे बड़ी खबर के साथ शुरुआत। रूस ने कीव पर रात भर किए हमले। कीव के होटल पर ड्रोन से हमला। रूस ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। रूस ने एक तरीके से अपना प्रहार शुरू कर दिया है, बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी कीव पर रात भर हमले किए गए। होटल पर ड्रोन से अटैक किया गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये हमले किए गए। बताया जा रहा है कि एक होटल को टारगेट किया गया ड्रोन हमले के द्वारा, और इसके अलावा रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाके, वहां पर भी यह आक्रमण हुआ है रूस की तरफ से। और देखिए ताजा खबर है, रूसी हमले में कीव में 2 लग्जरी होटल्स में आग लग गई है। शेवचेंको बुलेवार्ड में प्रीमियर पैलेस पर हमला। सिटी होटल में हमले की नई तस्वीर भी सामने आ गई है। तो एक साथ 2 होटल्स को भी बनाया गया है ताजा हमलों में निशाना। अब कीव में वो हो रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ था। कीव के होटल पर ड्रोन से हमला हुआ है और हमले के बाद दोनों होटल्स में बुरी तरह से आग लग गई है। आग की लपटों में घिरे ये होटल्स नजर आ रहे हैं। कीव के 2 लग्जरी होटल्स पर किया गया है बड़ा हमला। और कीव पर हमले से डरे यूक्रेनी लोग। मेट्रो स्टेशन में लोगों ने शरण ली। मेट्रो स्टेशन लोगों से खचाखच भर गया। तो जब हमला शुरू हुआ तब सुरक्षित जगहों पर भागने लगे लोग। और मेट्रो स्टेशन में देखिए किस तरह से जमीन के नीचे इस टनल में लोगों ने शरण ली है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर छुपे रहे ताकि वो हमलों से बच सके। और ड्रोन हमले में कीव की एक और इमारत को नुकसान हुआ है। इमारत की कई मंजिलें धमाकों में तबाह हो गई। ये देखिए तस्वीरें, इस इमारत को बनाया गया ताजा हमले में निशाना, और इसकी कई इमारतें, कई माले बिल्डिंग के पूरी तरह से हमले के बाद तबाह हो गए। वहीं रूस का 50 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक। क्रूज मिसाइलों से भी कीव पर हमला किया गया। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। और देखिए इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। अब तक हुए हमलों को लेकर कीव में 28 ठिकानों पर रूसी हमले हुए हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है ताजा अटैक्स को अंजाम देने के लिए। हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है। रिहायशी इलाकों और बिल्डिंग्स पर बड़े अटैक्स किए गए हैं। ये रात के घुप अंधेरे में जो हमले हुए उसके बाद सुबह की पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। और इन तस्वीरों में कितना नुकसान हुआ है ये साफ साफ नजर आ रहा है। कई हमलों की वजह से कुछ इमारतों में जो आग लगी हुई है वो बुझ तक नहीं पाई है। आग की लपटों में घिरी हुई इमारतें सुबह के उजाले में भी नजर आ रही। वहीं ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेनी बोट को उड़ाया। 5 यूक्रेन मानव रहित बोट को उड़ा दिया है रूस ने हमले में। बुल्गारियाई नौसेना के नेतृत्व में नाटो का ब्रिज अभ्यास 30 जुलाई को काला सागर में। और देखिए उसके पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है रूस की तरफ से। 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें आपके सामने। रूस ने कीव पर रात भर हमले किए, तबाही मचाई है। जिरकॉन मिसाइलों से अटैक किया गया है। लोग मेट्रो टनल्स में रात गुजारने के लिए मजबूर। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के 5 मानव रहित बोट्स को काला सागर में उड़ा दिया है रूस ने। देखिए रूस का यह भीषण हमला है, पूरे यूक्रेन को दहला दिया गया है। बीती रात कई शहरों पर एक साथ अटैक किए गए। खास बात यह रही कि इस बार रेजिडेंशियल इलाकों में भी बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। पूरा ब्यौरा अब आपके सामने है। कीव के होटल्स और रिहायशी इमारतों पर हमले हुए हैं बीती रात कई शहरों पर। जी हां, सिर्फ कीव ही नहीं, यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ अटैक किए गए। होटल्स और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। रूस के हमलों में कीव में भारी नुकसान हुआ है। हमले से बचने के लिए मेट्रो स्टेशन में लोगों को शरण लेनी पड़ी है। खार्किव के भी 2 जिलों में 5 जगहों पर अटैक की खबर आ रही। बिल्कुल, और देखिए खार्किव में 2 की मौत हुई है, 29 लोग घायल हुए हैं। ब्लैक सी में भी रूस का बारूदी हमला हुआ। 5 अनमैन्ड सरफेस वेसल्स को नष्ट किया है। नाटो के ब्रिज अभ्यास
के दौरान यह हमला किया गया। बड़ी बात है ये कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस परेशान है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के हमलों में रूसी एनर्जी ठिकाने बर्बाद हुए हैं। बड़ा नुकसान रूस को हुआ है। पीएम तकाइची के इस भारत दौरे पर, 3 दिनों के इस भारत दौरे पर इस मुद्दे का किस तरह से जिक्र होता है, इसे कैसे एड्रेस किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है पीएम तकाइची को और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों से उनकी मुलाकात करा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, ये जो अमेरिका का बदला हुआ रुख है, खास करके क्वाड के अस्तित्व पर सवाल उठाता जो रवैया है, वो बीते दिनों बड़ी चर्चा में रहा। क्या भारत और जापान के बीच इस पर कुछ पुख्ता बातचीत मुमकिन है? आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो सामरिक महत्व के जो विषय है उस पर चर्चा अवश्य होगी। और कहा जा रहा है इंडो पैसिफिक के बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके बारे में कैसे जो है चर्चा हो, कैसे आगे बात बढ़े, उस पर निश्चित रूप से अमेरिका ने तो सर अपना रुख साफ कर दिया। इंडो पैसिफिक कमांड की जगह पैसिफिक कमांड कर दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है कि मालाबार जो एक्सरसाइज होती थी उसके बीच में भी रुकावट आई है। जो जापान, देखिए पिछले अगर देखा जाए 2 साल में कम से कम ये 4 बार मुलाकात हुई है दोनों राष्ट्राध्यक्षों की। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और दोनों के बीच में संपर्क जो स्थापित हो रहे हैं, I2J2 की बात जो आपने सुना होगा जो बड़ी थी, तो उसके बारे में भी आगे बात होगी। क्या होगा, बहुत सारे विषय हैं, स्पेशली इकोनॉमिक ट्रेड के अलावा जो सामरिक महत्व की चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना का जो अग्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मजेदार चीज एक और है कि जापान का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो चाइना को ही होता है, और दूसरा जो है अमेरिका भी है। हालांकि भारत, और मैं उसकी चर्चा भी कर दूं कि जो ट्रेड रिलेशन हमारे हैं 27.47 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड होता है और 21 बिलियन डॉलर हम उनसे लेते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि 50,000 भारतीय कामगार जो है जापान में गए। तो इस प्रकार से भारत को बहुत महत्वपूर्ण महत्व मिला है जापान द्वारा। और सेमीकंडक्टर के फील्ड में, जो कि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होगा, कंपोनेंट होगा हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो सामरिक महत्व के हों या सामान्य सिविलियन लाइफ के। तो ऐसे दशा में जो एक दूसरे के पूरक बनने का प्रयास में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये स्वागत योग्य हैं। और निश्चित रूप से दोनों देशों को आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से एक दृढ़ता मिलेगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली अमेरिका और चाइना के रवैये को देखते। और इन सब के अलावा भारत और जापान की जो एक सांस्कृतिक हिस्टोरिकल संबंध है वो भी बहुत खास है। और अभी जो गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा था उसमें कदम कदम बढ़ाए जा के धुन पर यह सब चल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीधे संबंध है इस गीत का। और जापान का आजाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रिलेशन रहा है भारत की आजादी की लड़ाई में, ये हम सभी जानते हैं। उसको भी एक तरीके से यहां पर रिफ्लेक्ट किया गया। अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की आशंका है। ईरान से टकराव पर JD वेंस का अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान आया है। ईरान के साथ MOU शांति समझौता नहीं है। ईरान के साथ MOU अस्थायी युद्ध विराम है, ये उन्होंने कहा है। हमारा मकसद दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, ये JD वेंस कह रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का क्या कहना है MOU को लेकर, ये नई बात कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। तो क्या अमेरिका बारूदी रिचार्ज के मूड में है? JD वेंस क्या दावा कर रहे हैं, जरा गौर कीजिए। MOU स्थायी शांति समझौता नहीं है, ये अस्थायी युद्ध विराम है। ये सीधे तौर पर JD वेंस की तरफ से कहा गया। दुनिया में तेल सप्लाई को फिर से सुचारू करना इसका मकसद है। MOU का मकसद सस्ता और नियमित तेल सप्लाई हो, ये बता रहे हैं। अमेरिका अपने हथियार गोला बारूद को रीफिल कर रहा है। रीफिलिंग चल रही है हथियारों की, गोला बारूद की। मतलब समझिए, युद्ध विराम के दौरान अमेरिका फिर जंग की तैयारी में जुटा है। जंग में खर्च हुए गोला बारूद के स्टॉक को फिर से भरा जा रहा है। अपने ऑयल स्टॉक को फिर से भरने की रणनीति पर भी अमेरिका काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले का विकल्प खुला रखा है। यह सीधे तौर पर JD वेंस के बयान से अमेरिका का रुख नजर आ रहा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या खामनेई के अंतिम संस्कार, उनके जनाजे का ये जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव, दुनिया के तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होने जा रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार है क्या अमेरिका को? और तब तक ये बारूदी रिफिलिंग अमेरिका में जारी रहेगी, मतलब फिर से युद्ध लड़ने की कोशिश हो रही है। समीर, अभी जो शांत का माहौल है MOU के जरिए वो 50-55 दिन का बाकी है।
तो युद्ध की जो अवस्था है वो तो बनी ही हुई है जब तक कि पूर्णतया संधि नहीं हो जाता। ओके। और इस बीच में ये भी देखना है कि 28 फरवरी से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, काफ़ी ऑर्डिनेंसेस के, मिसाइल्स के, माइंस के की क्षति हुई होगी। तो अमेरिका को या कोई भी पावर हो जो लड़ाई करती है उसको अपने जो स्टॉक्स को रिफिल तो करना ही पड़ता है। और इसका कोलैबोरेशन हम देखते हैं, अमेरिका का जो डिफेंस बजट आया है 2026 का, वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। कहते हैं उसके अंदर 44% की वृद्धि हुई है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है, किसी भी आप आंकड़े से ले लें तो स्वाभाविक है जो भी पॉज हुआ है, अभी जो हो चल रहा है, उसके बीच में यूएस अपनी ऑर्डिनेंसेस को मेकअप करेगा प्रोडक्शन के द्वारा, एनहांस प्रोडक्शन के द्वारा, ताकि ये तैयार रहे अगर शांति नहीं हो पाती है तब। जहाँ तक शांति वार्ता की बात है, मेरा ख्याल है एक दूसरे पहलू अगर लेते हैं तो दोनों देश चाहते हैं कि शांति रहे। अमेरिका और शायद कमिट ना करना चाहता हो ऑर्डिनेंसेस, और ईरान भी काफ़ी थक सा गया है। तो पीस डिविडेंड नज़र आ रहा है, ईरान को पैसे भी मिल रहे हैं, ईरान रोक रोक करके होर्मुज़ को कंट्रोल भी कर रहा है, और यूएस का जो एकमात्र एम रहा है उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कंट्रोल करना, उसको लिमिट करना और एनरिच यूरेनियम को काबू करना, उसके ऊपर बात चल रही है। लेकिन देखना ये ज़रूर है कि ईरान शायद ज़्यादा चपल है, ज़्यादा चतुर है, ज़्यादा होशियार है। बीच बीच में होर्मुज़ को बंद कर देता है, अमेरिकन उसको फायर करते हैं, फिर उसके ऊपर बमबारी होती है, फिर शांति हो जाती है और फिर बातचीत चल पड़ती है और बिजनेस एज यूजुअल। मगर ईरान कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कुछ पैसा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बिल्कुल, लेकिन सर अमेरिका के लिए ईरान अभी भी एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, और क्या उसे फिनिश करके ही यहां से हटेंगे? अगर ऐसी मंशा है तो युद्ध होना भी तय है। और देखिए, ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, सैन्य क्षमता हमारी रेड लाइन है। रक्षा मंत्री मजीद इब्न अल रेजा ने कहा, सैन्य क्षमताओं पर यूएस से कोई बात नहीं, मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम जारी रहेगा, यह कहा गया है। तो संकेत तो यही है कि युद्ध अभी बाकी है। देखिए, ईरान की चेतावनी क्या है, सैन्य ताकत पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, मिसाइल और ड्रोन ताकत हमारी रेड लाइन है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाएंगे मजीद इब्न अल रेजा, जो कि रक्षा मंत्री ईरान के, उनका ये बयान है। जी हाँ, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ईरान की रेड लाइन को अमेरिका पार करेगा? जो इरादे नजर आ रहे हैं बयानों के जरिए, वो तो ऐसी ही कहानी कहते नजर आ रहे हैं। जरूरी जानकारी है कि मिसाइल और ड्रोन ईरान की रणनीतिक ताकत हैं, और बीते दिनों हुई जंग में इसका एहसास अमेरिका को भी ईरान करा चुका है। सस्ते ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका ने महंगी महंगी मिसाइलें खर्च की। ईरानी मिसाइल इजराइल में तबाही मचाने में कामयाब रही, ये भी अमेरिका और इजराइल को पता लग चुका है। मनीषा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीषा, कोई संकेत ऐसा नहीं है कि आगे युद्ध ना हो? मतलब ईरान की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि ईरान को पता है आज नहीं तो कल फिर से हमें जंग ही लड़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बातचीत सिर्फ एक डिलेइंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान और इजराइल दोनों मुल्क जब तक ये तय नहीं हो जाए कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन, और या फिर बचेगा कौन और खत्म कौन होगा, तब तक तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए इसी तरह ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, इसकी कीमत दोनों देशों को चुकानी पड़ेगी, और उन्होंने चुकाई भी है पिछले 2 साल के जंग के दरमियान या उससे पहले अलग अलग एक्शन के दरमियान। फिर चाहे ईरान पर हुए हमले की बात हो या फिर इजराइल में अक्टूबर 7 के हमले की बात हो, जिसमें सीधे तौर पर ईरान का हमास को समर्थन हासिल था हर तरह से। तो ऐसी स्थिति में ये तो लगता है कि एक राउंड और ईरान और इजराइल लड़ेंगे, और बल्कि उसके लिए अगर आप देखें तो 24 घंटे के भीतर ही जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह के बयान दिए गए, बल्कि यहां तक कही जा रही है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खमनई का अंतिम संस्कार होगा तो उस समय इजराइल ऐसी कोई नापाक हरकत कर सकता है जिसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने इस तरह की
एक्टिविटी नहीं किया है, बल्कि इजराइल ने जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इनकी मौत हो गई थी उनके अंतिम संस्कार के दरमियान भी हमने देखा था कि हमास चीफ पर अटैक हुए थे। तो इस वक्त भी माहौल काफी गर्म बढ़ा है और ईरान की तरफ से भी लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इजराइल कुछ कर सकता है और उसके तुरंत बाद युद्ध शुरू होगा। तो ईरान भी तैयार है, इजराइल भी तैयार है और बेमन से ही सही अमेरिका की मिलिट्री क्षमता जो है वो भी तैयार है इस जंग में शामिल होने के लिए। जी, ईरान पर फिर हमला कर सकता है इजराइल। जी हां, इजराइल का रुख भी आक्रामक है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स का बयान आया है, जरूरत पड़ने पर फिर हमला करेंगे, ये कार्ट्स की तरफ से कहा गया। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुचल डाला, ये इजराइल दावा कर रहा है। तो ये इजराइल का आक्रामक रुख, ये अग्रेसिव बिहेवियर क्या बता रहा है? इजराइल फिर हमला करेगा क्या? ईरान को सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। ईरान पर 2 बार हमले किए, तीसरा भी करेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने कुचल दिया, हमारे लिए खतरे को हमने खत्म कर दिया। सुप्रीम लीडर खामनेई को टारगेट किया, हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे खामनेई, ये इजराइल कार्ट्स कह रहे हैं, रक्षा मंत्री इजराइल के। अब इस चेतावनी का मतलब ही समझिए, ईरान फिर खतरा बना तो हमला किया जाएगा, यह इजराइल स्पष्ट कर रहा है। यूएस ईरान के बावजूद इजराइल हमला कर सकता है, यानी अकेले ही वो ईरान से भिड़ने को तैयार है। और देखिए, इजराइल ईरान को अपने लिए फिर खतरा मान रहा है। बयानों से बहुत साफ हो गया है कि इजराइल के दिमाग में यह पिक्चर क्लियर है कि उसे आज नहीं तो कल ईरान के साथ एक राउंड और लड़ना है, जंग करनी है। बिल्कुल डीके पांडे जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब आप देखिए, अमेरिका और इजराइल का रुख यहां तो मुझे एक जैसा नजर आ रहा है। दोनों ही देश ईरान पर हमले के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। पॉज दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह पॉज भी इस वजह से हुआ है क्योंकि आगे की तैयारी करनी। देखिए, निश्चित रूप से हालात तो कुछ ऐसे ही बयान करते हैं। पिछले 4 दिनों में 200 से अधिक उड़ानें भरी गई ताकि मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस हैं, लगभग 19 बेसें और लगभग 50,000 लोग वहां पर डिप्लॉयड हैं, उनको जो साजो सामान चाहिए, उनको जो हथियार चाहिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, उनको मुहैया कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह तैयारियों की तरफ है। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल ने बहुत शुरू से कहा कि अगर उसके अस्तित्व पर कहीं भी कोई खतरा रहा तो वो उसका मुकाबला करेगा, चाहे एमओयू हो ना हो, सीज फायर हो ना हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं ऐसा करता है तो उसका जो उसकी शक्ति है उसकी और क्षीण होती रहेगी और वो अब उसको बनाए रखना चाहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस ने भी, कितना भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ये करेंगे और उन्होंने काफ़ी आंखें दिखाई इजराइल को, लेकिन इजराइल ने हमेशा अपने बात को बहुत क्लियरली सामने रखा। दोनों का अब देखा जाए तो दोनों जो एक अलाइनमेंट है कि दोनों के बीच में एक अप्रोच का कि लड़ाइयाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक ईरान की जो मारक क्षमता है, ऑफेंसिव जो उसका प्रिपरेशन है, उसको हम समाप्त न कर दें। तो ऐसे हालात में ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका और इजराइल तैयारी कर रहे हैं, ईरान भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। 40 दिन की लड़ाई, 60 दिन का सीज फायर और अब जो लगभग ये जो चल रहा है एमयू का काल, जो कि बार बार जो है लगता है कि कब टूटेगा कब बिखरेगा पता नहीं चलता। लेकिन जब ये 4 से 9 के बीच में जो अली खमेनी साहब का जो अंतिम संस्कार है उसके दौरान शायद शांति रहे, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है कि ईरान कह रहा है कि मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स ड्रोन्स उसके हथियार हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम का एक एटम बम उसके हाथ में लगा है उसका वो कभी भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और आगे भी संभावना है कि इसको उसको प्रयोग करे। ईरान तो ये कह रहा है कि ये मिसाइल प्रोग्राम, ये सुरक्षा की जो तैयारी है, यही हमारी रेड लाइन है, इसको अगर कोई ब्रीच करेगा तो हम हमला करेंगे। और देखिए, ईरान ने फिर से ये बात दोहराई है, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका की हार तक वार्ता नहीं। ईरानी कट्टरपंथी धर्मगुरु की धमकी ट्रंप को मुस्तफा के सामने पेश करेंगे, ये चेतावनी, ये धमकी अमेरिका की। तो देखिए, अमेरिका को हराने तक वार्ता नहीं। बड़ी बात क्या है, ईरानी कट्टरपंथी अमेरिका से वार्ता के पक्ष में नहीं। ईरान की धमकी क्या है, अमेरिका पर जीत के बाद ही बातचीत होगी, ट्रंप को पकड़कर मुस्तफा के सामने पेश करेंगे। मतलब समझिए जरा इसका, यूएस से वार्ता को लेकर ईरान में मतभेद है, एक बात तो ये। दूसरा, सरकार में मौजूद लोग बातचीत के पक्ष में हैं और ईरान के कट्टरपंथी नेता युद्ध के पक्ष में हैं। ये एक अंतर, ये फर्क दिखाई दे रहा है। मनीष, अब क्या कोई शक रह गया है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ईरान के अंदर है जंग को लेकर, कि जंग जारी रखना है, नहीं जारी रखना है, कब तक रखना है? और दूसरा ये कि क्या कट्टरपंथी जो ताकतें हैं ईरान के अंदर, वो भी किसी भी कीमत पर जंग
से बचने का रास्ता निकलने के लिए देंगे IRGC या फिर जो भी ईरान में इस वक्त डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि उनके लिए तो मरने जीने का प्रश्न है अमेरिका से लड़ना। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान में जो रिजीम है, जो कट्टरपंथी ताकत है, उसे सत्ता पर बने रहने के लिए इस तरह के बयान लगातार देना जरूरी है, ताकि वो ये बता सके कि वो इतने पावरफुल हैं कि ईरान के लोगों पर तो शासन छोड़िए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी अपने सुप्रीम लीडर के सामने पकड़कर पेश कर सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इन सब बयानों का मतलब क्या है। लेकिन जो इसका दूसरा पक्ष है कि आप देखिए कि 40 दिन के जंग के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच इतनी वार्ता हो रही है, ईरान की सरकार भी इसमें शामिल है, लेकिन ईरान की मंशा आज भी अमेरिका के साथ दोस्ती करने की नहीं है। खैर, अमेरिका का तो रवैया भरोसा के लायक है ही नहीं, लेकिन ईरान भी ऐसा नहीं है कि सोच रहा है कि चलो ठीक है, यही मौका है, इस मौके के बहाने वो अमेरिका या पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करे।